हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं नितेश सर आप सबके बीच एक बार और मैं तब तक आते रहूँगा जब तक आप सफल नहीं होइएगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस है आपको सफल करवाना। मेन फोकस क्या है? सफल करवाना। अभी इस वीडियो से प्रूफ जो है 6 वीडियो आपको डला चुका है, ठीक। 2 चैप्टर का 6 वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो आपको किताब पढ़ाया गया, उसके बाद मुख्य तथ्य पढ़ाया गया, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कराए गए हैं। ये 3 चीज आपको जो है कराया गया है, यानी एक चैप्टर का कितना हुआ 3, 2 चैप्टर का कितना हुआ 6। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जल्द से जल्द जुड़िए। आपका इंतजार है। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। कैसा लग रहा है एनसीईआरटी का सीरीज? और एक बेहतरीन सीरीज आपको चलाया जा रहा है। बहुत बच्चे ये भी तलाश करते थे कि सर MCQ कैसे प्राप्त होगा एनसीईआरटी का। तो जो आपको एक चैप्टर बाय चैप्टर कह सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर MCQ भी कराया जा रहा है। तो जल्दी से जो भी हमारे कंपटीशन के छात्र हो जो बीपीएससी, खास करके बीपीएससी, ठीक है, TR4 का एग्जाम देने वाले हैं, इसके पास हम एक वीडियो ट्रांसफर जरूर करें। ज्योग्राफी के जो भी प्रश्न आने वाले हैं, ज्योग्राफी के 2 जगह इतना इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी, आपको जो है देखने को बहुत कुछ जो मिलेंगे। क्या चीज मिलेंगे क्या? एक तो जनरल पेपर है। क्या है? जनरल पेपर। और एक मुख्य पेपर होता है, ठीक है, मेन पेपर। क्या होता है? मेन पेपर। तो जनरल पेपर में 8 प्रश्न जो होते हैं ज्योग्राफी के रहते हैं। अब मेन पेपर जो जिनका ज्योग्राफी होगा उनको 40 नंबर होगा, यानी कुल मिला के दोनों को ऐड करेंगे तो 48 प्रश्न जो है इस वीडियो से आपको कंप्लीट होंगे। और 8 प्रश्न तो उस सभी बच्चे के लिए है जो किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ये 8 प्रश्न सभी के लिए हैं। 40 प्रश्न जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनके लिए है। तो इनको जल्द से जल्द ट्रांसफर करें, उनको बताएं कि एक एनसीईआरटी का एक बेहतरीन सीरीज आप लोगों के बीच चलाया जा रहा है। जैसा कि 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, तीसरा चैप्टर आपका एनसीईआरटी में क्या है? तो तीसरा चैप्टर जो एनसीईआरटी में है वो आपको है अपवाह तंत्र। क्या है? अपवाह तंत्र। आप जानते हैं कि अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक है, अपवाह तंत्र के बारे में आप समझ रहे हैं। देखिएगा, कुछ हम आपको चीज को बताना चाहते हैं। ये अपवाह शब्द है। क्या है? अपवाह शब्द होता क्या है, ये चीज को समझिएगा। पहला बात क्या है, अपवाह शब्द क्या है? तो आप देखते हैं कोई भी नदी, जैसे एक मान लीजिए हम गंगा की चर्चा कर रहे हैं। किसका? गंगा की चर्चा कर रहे हैं। तो गंगा निकलता कहाँ से है? तो यहाँ से एक नदी है उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड का एक जगह है गौमुख। क्या है? गौमुख। ध्यान से देखिएगा, गौमुख। वहां से नदी जो है उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी में प्रवेश करती है। यूपी के बाद जो है कहाँ प्रवेश करती है? यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में आने के बाद जो है ये चलाती है बिहार में आती है, ठीक है। बिहार में आने के बाद इसके छोटा सा भाग जो है, कुछ भाग झारखंड में, छोटा सा भाग झारखंड में। फिर ये क्या आता है? फिर आ जाता है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का बाद जो है ये आ जाता है, ठीक है, ये बांग्लादेश। किसमें जाता है? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से जो है गंगा नदी 2 धारा में बढ़ जाती है, ठीक। एक चला जाता है ये जो है बांग्लादेश में, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल से 2 धारा में बढ़ जाती है। एक चल जाता है पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश में चला जाता है। एक धारा चल जाता है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो मान लीजिए कोई नदी निकला। अब इसमें क्या हुआ? एक आप जानते हैं कि एक उत्तरकाशी से, उत्तराखंड से एक नदी, यमुना नदी आके गंगा में मिल जाता है, ठीक।
एक जो है अमरकंटक की पहाड़ी के नाम से भैया, अमरकंटक की पहाड़ी एमपी में है। अमरकंटक की पहाड़ी बड़ा फेमस है, जहाँ से एक नदी निकलता है, ठीक है, जिस नदी जो है गंगा में जो है यहाँ पर आके मिल जाता है। इस नदी का नाम है सोन। क्या नाम है? सोन। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन यही से बनता है कि वो कौन सी नदी है जो गंगा में, ठीक है, वो दक्षिण से आके मिलता है। किस आके मिलता है? दक्षिण से आके मिलता है। देखो नदी जिस ओर बह रही है, तो जिस ओर बह रही है, तो ये वाला भाग उत्तर हुआ, ये भाग दक्षिण हुआ, तो ये भाग उत्तर हुआ, ये भाग उत्तर हुआ, ये भाग क्या हुआ? दक्षिण हुआ। ये भी कर सकती है। अब ये उत्तर देखेंगे तो हमारा हाथ देखिए, ये कौन सा हाथ है? तो ये हाथ है मेरा बायां, और ये है नीचे वाला दाहिना। तो उत्तर से जो आता है उसको बायां तट नदी बोल सकते हैं। बाएं से आता है, बाएं से आ रहा है, बाएं तक ये नदी है। जो दक्षिण से आ रहा है वो दाएं तक ये नदी है, दाएं तक ये नदी है। तो ये भी पूछेगा दाएं तट से मिलने वाली एकमात्र नदी का नाम क्या है? तो वो है सोन। ठीक है, बहुत सारा आपको देखे, फिर गंडक आके मिल जाएगा, ठीक है, फिर बूढ़ी गंडक आके मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपको जो है मतलब कि बूढ़ी गंडक आके मिल जाएगा, फिर गोमती आके मिल जाएगा। तो विभिन्न नदी जो है एक अपना पानी एक मुख्य धारा में निर्माण करता है। ये आपका गंगा का मुख्य धारा है, मुख्य धारा में निर्माण करता है। तो टोटली जो क्षेत्र हुआ, गंगा नदी का जो क्षेत्र हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपवाह। ठीक है, अपवाह, अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। समझ गए होंगे अपवाह तंत्र होता क्या है? अपवाह तंत्र होता क्या है समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में भी जानना जरूरत है। अपवाह होता क्या है? अपवाह शब्द एक ऐसे क्षेत्र, एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है जो, देखिएगा भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए आप, आइएगा कि विभिन्न दशाओं में छोटी छोटी धारा आकर एक साथ मिल जाती है। क्या हमने यही बताया आपको कि छोटी छोटी जो धारा है वो मुख्य धारा में आके क्या होती है? मिल जाती है, एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अतः इनका निकासी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र, या बोल लीजिए आप महासागर। देखिए कोई भी झील का जो आकृति बढ़ जाता है इसको समुद्र कह सकते हैं, समुद्र का बड़ा जो आकृति होता है वो महासागर होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह क्षेत्र बोल लीजिए या अपवाह द्रोणी बोल लीजिए। ठीक है, मानचित्र का अवलोकन करने पर पता चला है कि, आगे चलते हैं देखते हैं क्या पता चला है और क्या ये जानना चाह रहे हैं हमारे महाशय को क्या जानना है। देखिएगा, अब देखिएगा, जैसे हाँ मानना है कि ऊंचे क्षेत्र, ठीक, ऊंचे क्षेत्र जैसे पर्वत बताया गया है आपको, ऊंचा उच्च भूमि, ठीक है, और पड़ोसी अपवाह द्रोणियों एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, अब देखिएगा, पर्वत हो, उच्च भूमि, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करती है। इनका कहने का मतलब है दो नदियों को अलग करने वाली क्या क्या है? एक पर्वत हो सकता है, ठीक है, एक ऊंचा उच्च भूमि हो सकता है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये दोनों जल विभाजक का काम करता है। किसका काम करता है? जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, एक होता है, आप पढ़े होइएगा, चाहे नहीं पढ़े हुए कोई बात नहीं है, जल संधि। जल संधि, तो जल संधि क्या होता है? जल संधि होता है दो नदियों के बीच की जो भूमि जो जल को जोड़ता है ना, अलग करता है, जल को जोड़ता है। दो नदी आके मिल गया तो जल संधि, अलग कर दिया तो जल विभाजक। इसको याद रखना है, ठीक है, ये सब आएगा। अब इस फिगर को आप देखिए, थोड़ा इस फिगर को देखिए, धारा अ दे दिया है और धारा ब दे दिया है। दो धारा है, एक धारा ऐसे बह रहा है, एक धारा ऐसे बह रहा है, लेकिन ये बीच का जो क्षेत्र जो देख रहे हैं, बीच का जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्या ऊंचा, ये भूमि है। क्या है? भूमि है। कैसी भूमि है? तो उठा हुआ भूमि है, जो बीच में जो नदी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये क्या कर रहा है? जल विभाजक है। कौन रेखा है? जल विभाजक।
फिगर से पता चल रहा है, फिगर से पता चल रहा है। अब चलिए कुछ समस्या हो तो बताइएगा। ठीक, देखिए देखिए विश्व की सबसे बड़ी अपवाहद्रोणी दक्षिणी अधिद्रोणी अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन नदी, इसको आप याद रखिएगा, ये अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। ये अफ्रीका में अमेजन नदी अफ्रीका में है। अफ्रीका की एक और नदी भी फेमस है, नील नदी। नील नदी किस देश से निकलता है? मिस्र देश से। ठीक है, मिस्र देश से निकलता है। बहुत बड़ा फेमस जगह है, स्वेता नदी, लाल नदी, खार्तूम नदी, सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी। अब विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी। भारत, गंगा नदी नहीं, नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तब गंगा नदी, और भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तब ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है। चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं। भारत में किस नदी की अपवाहद्रोणी सबसे बड़ी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी, भारत की चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। क्या आपको पता है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहां आइएगा, यहां आइएगा, अपवाह तंत्र। ये देखिएगा, अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। भौगोलिक आकृति कहने का मतलब क्या है? पर्वत, पठार, मैदान जो है उसकी जलधारा को नियंत्रित करता है, दिशा बाई दिशा चेंज कर देता है। ठीक है, इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया है। एक आप देख रहे हैं हिमालय नदी, एक प्रादुपीय नदी। तो हिमालय नदी के बारे में आपको बड़ा फेमस चीज याद रखना है। हिमालय की 3 नदी आपको याद रखना है, एक सिंधु, दूसरा गंगा, ठीक है, और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदी जो है उत्तर मैदान का निर्माण करता है। उत्तर मैदान में अधिकांश ये 3 नदियां बहती है। ये 3 नदी कहाँ से निकलती है? तो ये 3 नदी निकलती है पहाड़ी क्षेत्र से, पर्वत वाली भाग से। तो इसमें 12 मास पानी रहता है, ये नदी कभी नहीं सूखता है, ये सदावाहिनी नदी है। लेकिन प्रादुपीय नदी की बात करें, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां, ये 3 नदी उत्तर भारत की नदियां हैं और विभिन्न प्रकार की नदियां हैं। जो मुख्यतः की बात कर रहे हैं, प्रादुपीय नदी जो है गोदावरी हो गया, ठीक है, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, तो ये प्रादुपीय नदी है। इसकी लंबाई भी कम होती है। इसकी अपेक्षा उत्तर भारत की नदी की अपेक्षा दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई, चौड़ाई भी कम होती है। पानी का जो अपवाह क्षेत्र भी कम होता है, और साथ में क्या है कि इस नदी की लंबाई के साथ साथ ये नदी सूख भी जाती है। ये नदी पूर्णतः किस पर निर्भर है? तो वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। वर्षा होगा तो नदियों में पानी होगा, वर्षा में नहीं, वर्षा नहीं होगा तो नदियों में पानी नहीं होगा। ये आपके प्रादुपीय नदी की मुख्य बात आपको हमने बताई है। आपको देखना है, इसी के बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रादुपीय नदी एक दूसरे से भिन्न है। ठीक, हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी है, यानी बारहमासी 12 मास बहने वाली नदी है। ठीक है, इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, वर्ष भर पानी भरा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर है, वो हमेशा पिघलते रहता है। जैसे तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलता है, जिंदा पहाड़ होता है, उससे पानी आते रहता है, लगातार वर्ष भर पानी रहता है। क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वत, पिघलने वाले हिम द्वारा जल प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो है वही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, हिमालय की नदियां 2 मुख्य नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। देखिए 2 मुख्य नदी आ गया, एक सिंधु है, एक ब्रह्मपुत्र है। इस पर्वतीय श्रृंखला को उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण करती है। आप देखते हैं कि जब 2 बड़ी क्षेत्र आएगा, अब 2 बड़ी क्षेत्र के बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये इस प्रकार से हिमालय है, क्या है? हिमालय है, और बीच में एक नदी आ गई। क्या आ गया? एक नदी, मान लीजिए ये आ गया, ठीक, ये आ गया। अब देखिएगा, ये आ गया। अब देख रहे हैं ये बीच वाला भाग जो है,
ये नदी बह रही है, क्या ये नदी बह रही है। तो दो जो पहाड़ी क्षेत्र था दोनों को बीच में क्या कर दिया, काट दिया तो एक गॉर्ज का निर्माण कर दिया। क्या निर्माण कर दिया, गॉर्ज का निर्माण कर दिया, या कह सकते हैं घाटी का निर्माण कर दिया। किसका, घाटी का निर्माण किया। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ज्योग्राफी के शब्द के साथ भी हम लोग चलते हैं कि ज्योग्राफी के शब्द समझने में दिक्कत। ठीक है, अब देखिएगा, गॉर्ज का निर्माण करती है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते तय करती है। ये अपने मार्ग में ऊपरी भागों में तीव्र अपवर्तन करती है। जैसे ये कहना क्या चाहता है कि जब कोई भी नदी है, जैसे उत्तराखंड से हम गंगा को निकाले थे, तो यहाँ से जो इसकी धारा होगी, इसकी रफ्तार तेज होगा। क्या होगा, रफ्तार तेज होगा। जब नदी ऊपर से आएगी तो रफ्तार तेज होगा। फिर जैसे जैसे ये जो है ऊंचाई इसकी कम होगी तो रफ्तार में कमी आएगा। ऊंचाई होगी तो रफ्तार कम होगा। जब मैदानी क्षेत्र में आएगी तो रफ्तार क्या हो जाएगा, साफ धीमी हो जाएगा। जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे शहरों के किनारे से जब ये नदी गुजरती है तो विभिन्न प्रकार के इसमें, ठीक है, मतलब कि जो गंदगी है, ठीक है, वो लेके आती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक धारा जो है कई धारा में बढ़ जाता है। क्या होता है, कई धारा में बढ़ जाता है। ये जो देख रहे हैं, कई धारा में बढ़ गया, कई धारा में बढ़ गया, ये देख रहे हैं, ये धारा में। तो ये जो बीच वाला जो भाग होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्या होते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, और कई धारा में जो बह रहा है उसको बीतारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीतारिका बोलते हैं। क्लियर है। अब इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे। ये देख रहे हैं, ये साइंस पिक्चर क्लियर होगा। ये देख रहे हैं नदी जो बह के आ रही है, ये पहाड़ है और ये पहाड़ है। पहाड़ ए मान लीजिए और पहाड़ बी मान लीजिए, दोनों के बीच से बहती हुई नदी आ रही है। दो पहाड़ों को काट के आ रही है, तो क्या किसका निर्माण कर रहा है, ये किसका निर्माण है, यही गॉर्ज है, यही गॉर्ज है जो आपको फिगर में दिखाया जाता है। गॉर्ज का निर्माण करती है। फिगर अगर रहेगा तो आपको जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। वीडियो क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए देखिएगा, अब यहां पर बड़ी सहायक नदियां, देखिएगा यहाँ पर बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी, ठीक, सिंधु नदी तंत्र आप देखिएगा, सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ जान लीजिए। ठीक है, यह पाकिस्तान की एकमात्र नदी है। सबसे मुख्य बात, पाकिस्तान की एकमात्र नदी है। पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की एकमात्र नदी है। क्या है, एकमात्र नदी है। मात्र पाकिस्तान में यही एकमात्र नदी है। दूसरी बात आप बताए, सिंधु नदी की लंबाई देखिएगा, तो लंबाई कुछ बुक में 2880 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 2900 किलोमीटर मिलेगा, और जब इंटरनेट पर जाइएगा तो 3180 मिलेगा किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई। सिंधु नदी जो भारत में है, क्या है, भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। इसका बहाव क्षेत्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहाव क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है, 1180 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में जैसे बता रहे हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। और सिंधु के जो सहायक नदी है, आप सिंधु जल समझौता पिछले चैप्टर में पढ़े होइएगा। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु नदी समझौता हुआ था। इसमें बहुत सारी नदियां जो है, बहुत सारी नदियां के बारे में आप पढ़े होइएगा कि 20% जल उसका ऊपर के 3 भारत करेगा, 80% पाकिस्तान करेगा। बिल्कुल आपका मैसेज भी देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो पाकिस्तान करेगा, नीचे के तीन नदियों का क्या करेगा, तो भारत करेगा 80% और 20% पाकिस्तान करेगा। देखिएगा
जगह से आप परिचित होइएगा जो बताया जा रहा है वो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील आपको बताया गया था। मानसरोवर झील का एक जगह है चेमाडूंग, पिछले क्लास में आपको बताया गया था तिब्बत के मानसरोवर झील में चेमाडूंग के निकट तिब्बत में है, जो पश्चिम की ओर बहती हुई है नदी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिंधु नदी किस ओर बहती है? सिंधु नदी किस ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? भारत में जो है ये लद्दाख में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में। देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले चलिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले चलिएगा। अगर नहीं ले रहिएगा तो बाद में दिक्कत होगा आपको। अब मेरे पास तो इस स्लाइड में मैप है नहीं कि मैप के बारे में आपको बताएं। पवन सर कहाँ चले गए? मैप के लिए जो है थोड़ा मैप आपको जानना जरूरत है, मैप के लिए जानना जरूरत है, क्योंकि मैप नहीं रहेगा तो आपको जो है दिक्कत होगा। ठीक है, अब चलिए फिर भी आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। कुछ चीज़ों को देखिएगा, या समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखते हैं आप इस प्रकार जो देखते हैं, तो ये प्रकार जो है आपका, ये जो है ये इस चीज को आप देखते हैं तो यहाँ से हमको समझाना है। यहाँ पर आप चीन देखते हैं, चीन है, चीन का एक जगह तिब्बत है, तिब्बत है। तिब्बत के नीचे क्या है? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। यहाँ एक जगह है चेमाडूंग, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। क्या नदी? सिंधु नदी निकलती हुई ऐसे गिरती है। आप यहाँ आने के बाद जो है ये जो है कई धारा में बढ़ जाती है, कई धारा में बढ़ जाती है। ठीक है, कई धारा में बढ़ जाती है, इस प्रकार सिंधु नदी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर सिंधु नदी जो है, ठीक है, जो बहती है और लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। यहाँ याद रखिएगा कहाँ कहाँ बहती है? सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? बीच। बात समझे? कहाँ बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसको नाम है सिंगिंग खम्बान, सिंगिंग खम्बान के नाम से जानते हैं। तिब्बत में सिंधु को किस नाम जानते हैं? सिंगिंग खम्बान के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए अब यहाँ देखिएगा भारत में सिंधु नदी कहाँ प्रवेश करती है? दमचोक के पास। कहाँ है? दमचोक, दमचोक। ठीक है, इसको दर्दिस्तान भी कहते हैं। और पाकिस्तान में ये कहाँ प्रवेश करती है? चिल्लस के निकट। कहाँ? चिल्लस जो है, चिल्लस कोई जगह है, चिल्लस के निकट यह प्रवेश करती है, चिल्लस के निकट यह प्रवेश करती है। और काबुल में जो है, ठीक है, निकट एक चिल्लस के निकट एक जगह है दर्दिस्तान। क्या है? दर्दिस्तान जगह नहीं है। यहाँ देखते हैं चिल्लस के निकट क्या है? ऊपर में रखिएगा दर्दिस्तान। ठीक है, और जो है यहाँ देखिए दमचोक एक झंग के निकट, यहाँ है कभी कहा देगा झंग के निकट। तो ये प्रवेश करती है दर्दिस्तान में, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और काबुल होते हुए ये चली जाती है अरब सागर। ठीक है, इसी के बारे में आपको बता रहा था। ठीक है, सिंधु की 5 सहायक नदी भी जो आपको बताएंगे। ठीक है, सिंधु की 5 सहायक नदी है, ऊपर से देखेंगे तो झेलम, ठीक है, उसके बाद चिनाब, ठीक है, रावी, व्यास और सतलज। आइए एक ऊपर रखिएगा सिंधु नदी। क्या रखिएगा? सिंधु। तो ऊपर से जो 3 नदी है और नीचे का जो 3 नदी है,
इसका 20% उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। 20% भारत और 80% पाकिस्तान। नीचे का 3 नदी 20% कौन यूज करेगा? पाक। और 80% कौन यूज करेगा? भारत। ये आप देख रहे हैं, ये इसी को एक समझौता हुआ था, दोनों का समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु जल समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है? चलिए, ये चीज भी है आपको बताया गया है जो इससे पूर्व क्लास चला उसमें, इसलिए उतना डिटेल्स हम नहीं बता रहे हैं। देखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम ये तो पढ़ लिए हैं, पश्चिम की ओर बहती है। ये नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। कहाँ? लद्दाख में प्रवेश करती है और इस भाग में यह बहुत बड़ी सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदी जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, ठीक है, और हुंजा इस नदी में मिलती है। देखिए, जैसे ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं, ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं, ये मान लीजिए सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के जो इस तट से आगे जो मिलेगी, सिंधु नदी ऐसे मिलती है, तो दाएं तट से जो भी नदी आगे मिलेगी उसकी सहायक नदी का नाम दे दी, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ये आपको TR3 में प्रश्न यहीं से बने थे। TR3 में यहीं से प्रश्न बने थे कि सिंधु की सहायक नदी जो है कौन कौन है, ये आपको देखना है। तो ये भी सहायक नदी है, और नीचे से जो आपको झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास जो मिली है, ये भी सहायक नदी है। तो ये बाएं तट की है, ठीक है, और ये दाएं तट की है। तो दाएं तट की जो है ऑप्शन में ये फेमस नहीं है, वो फेमस है। तब को याद रखना है कि दायां तट से जो नदी मिलता है उसका जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा सिंधु नदी की सहायक नदी है, और बायां तट से जो मिलता है उसको बोल सकते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक, जैसे नीचे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको समझ रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न बने थे TR3 में, वो चीज हम चाहते हैं आपके बीच। देखिएगा, सिंधु नदी बलूचिस्तान, देखिएगा एक जगह है, कौन है? बलूचिस्तान से गिलगित होते हुए, लद्दाख में गिलगित से बहते हुए अटक, एक जगह का नाम याद रखिएगा, अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। कहां से निकलती है? अटक एक जगह है, वहां से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान का एक जगह है मिठानकोट। कहां मिल जाता है? मिठानकोट। यानी सिंधु, झेलम, रावी, व्यास और सतलज जो आप देखे थे, हम ये नदी जैसे यहाँ से, जैसे ये प्रकार जो आपको बताए थे, तो यहाँ से जो नदी निकलती थी ऐसे होकर ऐसे जो जा रहे थे, यहाँ से जो हम इस प्रकार जो है इस प्रकार जो बना रहे थे, इस प्रकार बना रहे थे, तो ये जो देखे थे ये इसी की बात कर रहा है कि कहाँ पर? मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलती है, इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ की दिशा में बह रहा है। तो नीचे कौन सा दिशा? दक्षिण की तरफ बहती हुई अंत में कराची से पूरब। देखिए, ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा इसको साफ करते हैं उनको। देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, कराची से पूरब, ठीक है, और अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? कराची से पूरब अरब सागर में मिल जाती है। आपको क्या क्या चीज याद रखना है? तो एक याद रखना है ये चीज कि सिंधु नदी कौन सा थे? बलूचिस्तान से गिलगित होते हुए बाहर अटक में चल जाती है। कौन जगह है? बलूचिस्तान आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक सभी अपना जल कहाँ मिलाता है? तो पाकिस्तान के मिठानकोट के पास मिलाता है। इसके बाद नदी दक्षिण की तरफ बहती है। किस दिशा में सिंधु नदी बहती है? पहले निकलती है तो पश्चिम की तरफ, देखो निकलने के बाद किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में, और तब चल जाती है दक्षिण दिशा में। तो निकलती है तो किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। निकल के कहाँ बहती है? पश्चिम दिशा में, और अरब सागर में गिराती है, तो किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में। ठीक, आपको ये भी याद रखना है। ठीक, कराची से पूर्व यह अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी। अब देखिएगा, अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। अब हमको नहीं लगता कि इसके बाद NCERT कहीं आपको किसी भी चैनल पर किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत होगा, क्योंकि एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए कराया जा रहा है, और शायद हमें भी ऐसा सीरीज देखने को नहीं मिला था। ठीक है,
कराची से पूर्व अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा होता है। सिंधु नदी के मैदान का जो है ढाल का होता है बहुत धीमा होता है। सिंधु नदी 1/3 भाग, यानी कहने का मतलब कि 1/3, ठीक है, 1/3 कि कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब, शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। अब आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न क्या पूछेंगे वो देखिएगा, प्रश्न कैसे बनेंगे वो देखिएगा। पहले भारत में कहाँ कहाँ आता है, तो एक में आपको याद रखना है, एक में आपको क्या याद रखना है, जम्मू कश्मीर। भारत में कहाँ कहाँ होता है, जम्मू, एक में याद रखना है जम्मू कश्मीर। भारत में सिंधु नदी, ठीक, एक में जम्मू कश्मीर, दो में आप देखिएगा लद्दाख और हिमाचल। कहाँ है, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब, और चौथा पंजाब, ये भारत में है और पाकिस्तान में भी ये नदी बहता है, या कोई याद रखना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में सिंधु नदी बहता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल और पंजाब में सिंधु नदी बहता है, और यह पाकिस्तान में जाके दक्षिण दिशा में बहते हुए का मतलब कि ये आपको कराची से पूर्व जो है, कराची से पूर्व ये कहाँ गिर जाता है, तो अरब सागर में गिर जाता है, अरब सागर में गिर जाता है। अब देखिएगा इसकी लंबाई एनसीईआरटी 9 के अनुसार कितना है, तो 2900 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। यह नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है, बिल्कुल विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, इसे गिना जाता है। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। सिंधु जल समझौता बता दिए हैं, 20%, 12% क्या था, हाँ ये करते हैं। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 3 जगह है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम भाग में सिंचाई के लिए करते हैं। आपको याद होगा सिंधु नदी से एक नदी का सहायक परिणमी सतलज नदी, ठीक, पंजाब में है। यहाँ पर एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर। कौन नहर है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से आप देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम भाग में सिंचाई होता है। सबसे बड़ा नहर कौन है भारत का, विश्व का सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा कैनाल, इसको कैनाल भी बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर में से एक है, ठीक, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। इस नहर को जल कौन देता है, तो सतलज नदी से जल प्राप्त होता है। क्लियर होगा, लग रहा है कि चीज को समझ में आ रहा होगा। याद रखना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी भाग में सिंचाई का काम आता है। कौन, ये 20% जो जल भारत में, जो 80% जल मिलता था, ये आप सिंधु नदी के बारे में देख रहे थे। क्या सिंधु नदी समझ में आया, सिंधु नदी, देखिए कहीं कहीं क्या कहता है, सिंधु नदी जो कैलाश के बोखर चू के निकट से निकलता है, तो ये भी सही है। विभिन्न किताब में बोखर चू निकल देते, उसी के बगल में थोड़ा चेमाडुल है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है, दायां तट बायां तट से बता ही दिए हैं, ठीक है। बायां तट से कौन कौन नदी है, बायां तट और दायां तट, इसको थोड़ा जो है यहाँ एक चीज याद रखिएगा, एक में आपको बायां तट और दूसरा याद रखिएगा दायां तट, बायां तट और दायां तट। तो बायां तट में आपको है जास्कर, चिनाव और द्रास, ये भी नदियां हैं बायां तट से। और दायां तट से है सहयोग, गिलगित, ठीक है, सहयोग, गिलगित और
हुंजा और नुब्रा। देखिए भैया थोड़ा हम देख रहे हैं कमेंट, लेकिन पढ़ाने के बाद भूल जाते हैं ना, ध्यान नहीं देंगे तो भूल जाएंगे। कमेंट आपका हम देख रहे हैं, ठीक है। सब प्रश्न का जवाब आपको जो है दे दिया जाएगा लास्ट में। हम सबका हम देख रहे हैं, माइंड में बैठ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको हम नहीं अनदेखा कर रहे हैं, वैसी बात नहीं है। गंगा नदी के बारे में कुछ चीज को जान लीजिए। गंगा नदी के बारे में कुछ चीज जान लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु क्या है गंगा नदी के बारे में? ये 3900 मीटर के ऊंचाई से 3900 के मीटर की ऊंचाई से गिरती है। निकलती कहाँ है? तो गौमुख से निकलती है। उत्तराखंड का एक जगह है गौमुख, वहां से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो यह 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, अगर सहायक की बात करेंगे तो सबसे सहायक नदी है यमुना। कौन है? यमुना। यमुना गंगा की सबसे सहायक नदी है, ठीक है। गंगा दो जलधाराओं से मिलकर बना है। एक रखिएगा अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी, भागीरथी। जब दो नदी मिलता है तभी गंगा नाम पड़ता है। उससे पहले इसका अलकनंदा के, उससे पहले भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश, मैदानी क्षेत्र कहाँ है? हरिद्वार के, हरियाणा लिख रहे हैं। हरिद्वार, हरिद्वार में प्रवेश करता है, यानी मैदानी भागों में उधर से आता है। इससे पहले पठारी भागों में बहता है। क्लियर है? अब बहुत सारे नदी तंत्र, ये इम्पोर्टेंट लाइन था जो आपको जो है गंगा नदी के बारे में जानना हो। गंगा नदी का बहाव बहुत सारा है। झारखंड में भी 83 किलोमीटर बहता है। उसके बाद उत्तराखंड है, ठीक है। उसके बाद यूपी में बहता है, पश्चिम बंगाल में बहता है और बिहार में भी बहता है। तो बहुत सारे हैं, आपको बताया जाएगा। देखिएगा गंगा की मुख्य धारा, क्या वीडियो क्लियर है क्या सर? बताइएगा वीडियो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है। गंगा की मुख्य धारा क्या है? भागीरथी। अभी आपको पता है कि जब तक इसमें अलकनंदा मिलेगा नहीं तब तक गंगा नदी नहीं पड़ेगा। मुख्य धारा गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में। अब बताइए भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलता है? तो देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में। तब इसका नाम पड़ जाता है गंगवा। गंगा क्या पड़ जाता है? गंगा। अब जो फेमस बहुत सारा मूवी देखे होइएगा, दो धारा मिलता है, दो धारा मिलता है। संगम घाट, संगम बोला जाता है दो नदियों की संगम। देवप्रयाग आपको नाम याद रखना है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलता है? तो उत्तराखंड का एक देवप्रयाग जगह है, वहां पर मिल जाता है। तब इसका नाम गंगा बन जाता है। आगे देखिएगा, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में आता है। तो पूछेगा गंगा नदी मैदानी भागों में सबसे पहले कहाँ उतरता है? तो हरिद्वार में, ठीक है। एक ही द्वार है हरिद्वार, ठीक है। बहुत फेमस जगह है। तीर्थ स्थान में कभी घूमने का मौका मिले तो हरिद्वार जाइएगा, मन को काफी शांति मिलेगा। बहुत पवित्र स्थान है और एक कहिए तो वहां पर जाने के बाद एक अलग ही मजा है जीने में, ठीक है। थोड़ा कहीं आप लोगों को कहीं घूमने का मौका मिले तो वहां जरूर जाइएगा, हरिद्वार, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिल जाती है। इनमें कुछ प्रमुख नदियां इस प्रकार है, देखिएगा। यमुना, घाघर, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के आती है यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के से समांतर बहती है। समांतर कहने का मतलब है कि जब आपको पता है गंगा नदी ऐसे बह रही है, गंगा नदी बह रही है, ठीक है। और यहीं से हम इसके समांतर ही कौन नदी, ये दोनों नदी आएगा तब जाके यहाँ पर इलाहाबाद में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? इलाहाबाद जो जगह देख रहे हैं वहीं पर यमुना नदी गंगा नदी में का संगम होता है। तो ये क्या है? पैरल है। ये क्या है? पैरल है, समानांतर है। इसी के बाद में बात कह रही है कि समानांतर बहती है और गंगा की सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी भी यमुना है, ठीक है। कोसी बिहार का शोक बोला जाता है। काफी विनाशकारी नदी
में इसका गिनती होता है। ठीक है, जैसे बंगाल का दामोदर नदी के बारे में आपको बताया गया था। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर समांतर होती है, इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है, घाघर, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। अब देखिएगा, एक मिनट इसको थोड़ा रखिएगा, हाँ इसको रखिएगा यहाँ पर कि घाघर, गंडक और कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय। आपको महाभारत की श्रेणी याद होगा, महाभारत जो है, महाभारत इसी लेख से जुड़ा हुआ है महाभारत। ठीक है, और नेपाल का जो आप बहुत सारा देखेंगे वहां से काली नदी, ठीक है, और नारायणी नदी, बहुत सारा वहां पर नाम चेंज है, तो वो आएगा, इस वजह से आपको पता चल जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा, अब इसमें जो है ये आपको या एक बार फिगर जो है, क्या ये फिगर दिख रहा है? दिख रहा है? देखिए, आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, फिगर को हम छोड़ेंगे नहीं, फिगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है कि फिगर आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये सिंधु नदी है, आपको बताया था कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी, ठीक, सिंधु नदी। यहीं से आपको जो है ये जगह कौन है, आपको बताया था ना, मिठानकोट। कौन है? मिठानकोट। ठीक है, और इसके बाद काबुल के बाद ये नीचे गिर जाती है, जहाँ पर सब नदी मिली हुई है। देखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इसमें ब्यास गायब है, ब्यास पहले ब्यास होगा और तब सतलज। यहाँ ब्यास है, क्या है? देखिए दोनों नदी के बीच में ब्यास क्या है? यहाँ है दिया हुआ, ठीक, ब्यास। अब देखिएगा यहाँ पर, अरे भैया तू चलाता है मेरे में, हम ही को परेशान करने चला रहा है, ऐसी दुनिया वाले परेशान कर रहे हैं, तुम भी परेशान कर रहे हैं। चलो ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिंधु नदी जो है सिंगिंग खाम्बान के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। और ये जो आप देखे थे, ठीक है, यहाँ से जो है चेमाडून जगह है, वहाँ से जो है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों निकलता है। ठीक है, बहुत सारा नदी के बारे में आप देखिए होइएगा। कहीं ये कहता है कैलाश पर्वत के जो है, कैलाश पर्वत जो है, कौन पर्वत? कैलाश पर्वत, याद रखिएगा, कैलाश पर्वत जो है वहां से ये नदी का उद्गम होता है, कैलाश पर्वत। ठीक है, हम देख रहे हैं, ठीक है, कैलाश पर्वत बोखरचूर के निकट से ये निकलता है। अब एक चीज और देखिएगा कि तिब्बत में सिंगिंग खाम्बान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस चीज को आप एक चीज यहाँ देखिएगा, चीजों को यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ इसमें नहीं दिया है। एक नदी जो है ऐसे यहाँ से ऐसे आता है, सांको नदी, जो नाम दे दिया है नदी का, लेकिन नहीं दिया है। ऐसे नदी जो है ये जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद जो है, हाँ थोड़ा सा ये कहा जाता है असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ दिया हुआ है, असम होते हुए ये नदी ऐसे निकल जाती है। तो जो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किसके, सांको के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांको के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। अब देखिएगा, ये जो आप देखिएगा बहुत सारा नदी है, इसमें विचलित तो नहीं होना है, इस चीज को समझना है। ये नदी जो देख रहे हैं, ये नदी, इस नदी को आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये गंगा है, ये गंगा है। यहाँ से दो धाराएं बढ़ जाती है, एक धारा ऐसे चला जाती है और एक धारा ऐसे आती है। ठीक, अब आपको बताया था कि ये जगह जो है मध्य प्रदेश का एक जगह है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के यहीं से निकलती है नदी, कौन? सोन नदी, और गंगा में जाके मिल जाती है। ये दक्षिण की गंगा है। अब एक नदी आप देखे होइएगा, यहाँ से चलते हैं, एक नदी यह है शारदा नदी। कौन है? शारदा नदी। और ये कौन है? घाघर नदी। और ये क्या है? गंडक नदी। और ये क्या है? ये है कोसी नदी। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए, गंगा के समांतर बहने वाली कौन सी नदी है? यमुना नदी। कहाँ मिल जाता है? इलाहाबाद में आके मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? इलाहाबाद में आके मिल जाता है। इलाहाबाद में आके मिल जाता है। ठीक है, अब यमुना की सहायक नदी देखिएगा, इस चंबल नदी है, बेतवा नदी है। ठीक है, अब चंबल और बेतवा नदी
ठीक है। अब देखिएगा ये जो है, हाँ, ये उत्तर भारत की नदी इतना ही आप देखिए, ठीक है। इस सांबर झील तो राजस्थान में है, ठीक है। और हाँ चलिए इतना आप देखिएगा। अब देखिएगा, हाँ यहाँ से देखिएगा ये चीज देखने वाली है। एक नदी जो बांग्लादेश में चला जाता है, तो गंगा नदी का एक भाग क्या कहलाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक जो धारा जो है जो पश्चिम बंगाल में बहता है, हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के? हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। धारा यहीं पर दो भाग में धारा में बढ़ जाता है। जितना नदी आप देख रहे हैं टोटला क्या है, ठीक है, अपवाह तंत्र है, ठीक है। एक बार को देखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये जो है कृत्रिम जलाशय है, ठीक है। एक गोविंद सागर जलाशय, जो ये गोविंद सागर जलाशय ये सतलज नदी पर है, और ये सोन नदी के पास में बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। वो गोविंद सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये आपको याद रखना है, ठीक। आएगा बहुत सारा चीज, जब आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सर ये चीज इतना देखने की क्या जरूरत था। तो आप देख रहे हैं नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये जो उठा वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये चीज यही आपका सिक्किम है। यहाँ कंचनजंगा के बारे में कल डिस्कस चल रहा था, ठीक है। जब भारत जब आते हैं तो भारत ऐसे ही कट जाता है, और यही भाग उठ के ऐसे ऐसे चला जाता है। तो ये वाला भाग क्या होता है, भूटान, और ये वाला भाग क्या हो जाता है, नेपाल, ऊपर का भाग चीन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देख रहे हैं नदी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर जब कुछ है तो कुछ चीजों को फिगर देखते हुए चलिएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये कौन सा रेखा है, तो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से एक नदी निकलता है नर्मदा, ठीक है। अमरकंटक से नर्मदा एक नदी निकलता है ताप्ती, और एक नदी यहाँ चला जाता है सोन, ठीक है, ठीक है। सोन, अमरकंटक से 3 नदी नहीं, ताप्ती नहीं नदी निकलता है, यहाँ से निकलता है नर्मदा, एक सोन, और एक नदी यहाँ से जो आप देख रहे हैं महानदी। तो अमरकंटक से कितनी नदी निकलती है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अमरकंटक से कितनी नदी, अमरकंटक से 3 नदी। एक पहले आपको नर्मदा, कौन, नर्मदा। दूसरा आपको याद रखना है, नर्मदा के बाद चला जाएगा सोन जो गंगा में मिलता है, और तीसरा जो है महानदी, उड़ीसा में जो नदी महानदी, ठीक। ये 3 नदी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 2 नदी जो है बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है, मतलब कि गंगा नदी में मिलके ये नदी, और ये जो है अरब सागर में जाके गिरता है। एक चीज और बता दें कि 77% नदियां जो गिरता है कहाँ गिरता है, 77% नदियां गिरता है अरब सागर में, और 23% नदी गिरता है अरब सागर में, और 77% बंगाल की खाड़ी में। सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है, इसलिए पूर्वी भाग कटा फटा जाते हैं। अब देखिएगा नर्मदा नदी, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है विंध्य श्रेणी है, क्या है, विंध्य श्रेणी, ठीक है। तो कर्क रेखा और विंध्य श्रेणी लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और विंध्य श्रेणी के ऊपर देखिएगा, यहाँ पर नदी दे दिया है, यहाँ पर राजस्थान में, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो आपको ये अरावली देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अरावली देखने को मिलेगा, ठीक है। अरावली के नीचे क्या है, विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी के नीचे क्या है, नर्मदा। अब देखिएगा, यहाँ लिखते चलिएगा, सबसे ऊपर क्या हो गया, अरावली। मैप को देखो पढ़ेंगे, बहुत कुछ याद रहेगा। अरावली के नीचे क्या है, विंध्य श्रेणी, क्या है, विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी। उसके बाद आप 3 में देखिएगा क्या है, नर्मदा नदी। विंध्य श्रेणी के नीचे क्या है, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी के नीचे नहीं दिया हुआ है, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग नर्मदा ताप्ती के बीच में, ये क्या है, सतपुरा श्रेणी, क्या है, सतपुरा श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, सतपुरा श्रेणी। सतपुरा के नीचे आप देखते हैं ताप्ती नदी, क्या है, ताप्ती नदी, क्या है,
ताप्ती नदी या तापी नदी, ताप्ती बोल लीजिए या तापी बोल लीजिए, तब ये क्या है, ये नदी है। ये क्रम ही आपको याद रखना है। अब इसके इधर इधर बढ़ेंगे तो महादेव, मैकाले, ठीक है, महादेव, मैकाले और उसके उसका छोटा नागपुर का पठार सब इधर चले आएगा। तो जब आएगा जोड़ी पड़ेगा तो देख लेंगे। ये आपको अगर आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है तो इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिएगा, ये क्रम में है। जब आपको ध्यान में रहेगा तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे यहीं से। अब देख लीजिएगा, एक यहाँ पर राजस्थान का जो है मरुस्थलीय, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र की एकमात्र नदी है लूनी नदी, जो आपको कल बताया गया था, लूनी नदी का जो ऊपर का जल जो है, ऊपर का जल खारा होता है, नीचे का जल मीठा होता है। अब ये देख रहे हैं सारा, यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र यहीं पर जो है खंभात की खाड़ी है। तो लूनी नदी कहाँ गिरता है, कक्ष किरण में जाकर विलीन हो जाता है, और नहीं तो खंभात की खाड़ी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ये तो ये जो है कक्ष किरण में विलीन हो जाता है। नर्मदा ताप्ती कहाँ मिलता है, तो नर्मदा ताप्ती जो है अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करता है। कहाँ करता है, अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करता है। क्लियर है। अब देखिएगा, ठीक है, पेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा ये है, ठीक है। उसके बाद गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है, कहाँ से निकलता है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है, महाराष्ट्र के नासिक से निकल के बहता किस ओर है, तो ये पूरब की ओर बहता है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं महाराष्ट्र, ठीक है, और एक है गोदावरी नदी, ठीक है, और एक और नदी जो पुणे से निकलता है, नासिक से निकलता है, ठीक है, गोदावरी, और एक और नदी है भूल रहे हैं, वहां पर निजाम सागर है, आ जाएगा, आपको पढ़ेंगे तो सामने आएगा। दक्षिण की गंगा, भारत जब दक्षिण की गंगा बोलेंगे तो गोदावरी, 1465 किलोमीटर इसका कितना है, 1465 दक्षिण की गंगा। अगर भारत की दक्षिण की गंगा बोलेंगे तब कावेरी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसका कृष्णा नदी, ठीक है, इसकी लंबाई कितना है, 1401 मीटर, ठीक है। तब क्या है, तुंगभद्रा, ठीक है, तब कृष्णा, तब कावेरी। तो कई बार नदी के क्रम भी पूछ लेते हैं, पहले कृष्णा है, तुंगभद्रा है, तब कावेरी है, ठीक है। तो एक गोदावरी ऊपर में आ जाएगा, सबसे ऊपर गोदावरी, ठीक है। गोदावरी के बाद जो है, ठीक है, फेमस नाम देखते हैं, कृष्णा, और तब है कावेरी, नीचे सबसे क्या है, कावेरी, फेमस नाम है, और फेमस नाम से ही प्रश्न बनते हैं। और बीपीसी के एग्जाम मतलब पीटीटी दीजिएगा तब पूछ लेगा गोदावरी, कृष्णा, और तब तुंगभद्रा नदी, तब जो है कावेरी। चीज समझ गए होंगे, फिगर को समझ रहे होंगे, कोलुरु झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में कोलुरु झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, भारत का सबसे लवणीय झील, खारे पानी की झील चिल्का झील है। दूसरा राजस्थान का जो सांबर झील देखे हैं वो है, यह है सांबर झील, राजस्थान में जो है, राजस्थान में ये आपको खारे पानी की झील। तो ये आप मैप को देख रहे हैं, भारत का मैप जो है, एक बेहतरीन मैप आप देख रहे हैं, ठीक है। ये मैप आप देख लिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। जितना देवप्रयाग और भागीरथी कहाँ मिलता है, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ है, देवप्रयाग में, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नाम पड़ जाता है, ठीक। हाँ, एक चीज याद रखिए, नमामि गंगे परियोजना ये कब चला था, 2014 में चला था। ये नमामि नर्मदे योजना, ये 2016 में चला था, ये आपको याद रखना है, 2014-2016। गंगा स्वच्छीकरण 1986 में चला था, लेकिन 2000 में इसका प्लान आया, गंगा प्लान सब आपको बताया जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा कि मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, आप देखिएगा यहाँ से एक छोटा सा चित्र देखिएगा, यहाँ पर चीज आपको बताना चाहते हैं, ठीक है।
एक चीज को देखिएगा, यहाँ पर बड़ा चीज आपको ये मतलब कि इंटरेस्टिंग होगा, और हम चाहते हैं कि हमारे जो छात्र हैं भले ही चीज को इम्पोर्टेंट समझे ना समझे, लेकिन हम चाहते हैं आपको जो है चीज को बताएंगे ताकि आप भी किसी और को कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, कन्वर्ट कीजिएगा और यहाँ से जो है बताने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा, अब देखिएगा, ये देखिएगा, यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से जो है आप चीजों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जगह है उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन है? उत्तराखंड गौमुख जगह। यहाँ से गंगा नदी निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ चलाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करता है, ठीक। तो इसका नाम क्या होता है वहां पर? बांग्लादेश में इसका नाम जो होता है पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक, पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक नदी यहाँ से निकलता है चेमाडुल तिब्बत के पठान मानसरोवर झील से, जो सांगपो नदी तिब्बत में कहलाता है, और असम में आके एक नदी द्वीप का निर्माण करता है, और यहाँ से आने के बाद जो है ये क्या चलाता है, ठीक, छोटा नदी द्वीप भी यहीं पर है, और यहाँ आने के बाद जो है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यहाँ दोनों नदी मिल जाता है। अब देखिएगा ये कौन नदी है? सांगपो नदी। सांगपो जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। अब इसका नाम था गंगा नदी। कौन था? गंगा नदी। अब बांग्लादेश में प्रवेश करता था किस नाम जानता है? पद्मा के नाम से, और तिब्बत में सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जानता है। ये देख रहे हैं, ये आपको सबसे बड़ा डेल्टा जो सुने डेल्टा कहते हैं, नदी द्वीप सुने होइएगा, माजुली। माजुली क्या क्लियर आ रहा है? क्या कट तो नहीं ना रहा है? कट तो नहीं ना रहा है? नहीं, कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, कट रहा है। एक मिनट, ये देख रहे हैं, ये माजुली है। क्या है? माजुली। क्या है? माजुली। और छोटा द्वीप जो देख रहे हैं उमांद है। क्या है? उमांद द्वीप। बड़ा नदी द्वीप माजुली, छोटा उमांद। अब दोनों नदी जो है थोड़ा बनाएंगे उधरे, अब ठीक है। दोनों नदी ये जो है ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और जमुना के नाम से जाना जाता है। और मेघना और जमुना, एक मिनट, थोड़ा क्या गलती हो रहा है, जमुना, ठीक है, जमुना, बांग्लादेश में पद्मा। एक नदी छूट रहा है, कौन सा नदी था भाई? यही है, ठीक है, जमुना और पद्मा जो दोनों एक जगह मिल जाता है तो क्या नाम पड़ जाता है? मेघना नदी। क्या पड़ जाता है? तो मेघना नदी। दोनों की धारा, संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जानते हैं। तब सब अरब सागर में गिर जाता है, ठीक है। यही लाइन वो कहने को कह रहा था भैया, एनसीईआरटी बड़ी टफ है। एनसीईआरटी बुक जो है एक लाइन बोलता है लेकिन समझने को काफी समय टाइम लगता है। और जहाँ दोनों नदी आप गंगा देखे हैं, गंगा में सुंदर और डेल्टा नामी फेमस, देखिएगा ये, ठीक है। हाँ, मेघना का नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र वाली विजय नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा, डेल्टा बताए हैं, सुंदरवन डेल्टा सबसे फेमस है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। पश्चिम बंगाल में है, और गंगा के, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम में। ये हो गया था आपका। चलिए देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सुंदर ये आप देख लें। और सुंदरवन जो डेल्टा है, सुंदरवन जो
डेल्टा है कि किसके लिए है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और सुंदरबन डेल्टा सुंदर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष वहाँ पर पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। गंगा की लंबाई देखिए 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये सब आपको बताया गया है। अपात तंत्र इसमें हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अपात तंत्र को पहचान सकते हैं। अंबाला नगर क्या है, अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक स्थित है। ये क्वेश्चन आपको TR3 में यहाँ से बने थे। कहाँ बने थे, TR3 जो आप टीचर वाले जो एग्जाम जानते हैं उसमें ये क्वेश्चन बना था कि सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कौन काम करता है, तो अंबाला नगर। ठीक है, अंबाला नगर। ठीक है, आपको जो है अंबाला नगर आपको याद रखना है, ये फेमस है। सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक अंबाला नगर। ठीक है, अंबाला से सुंदरवन के मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। अंबाला से सुंदरवन के मैदान की लंबाई कितना है, 1800 किलोमीटर। अंबाला और सुंदरवन तक के मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। ढाल में गिरावट कितना है, मुश्किल से 300 मीटर ही इसके ढाल में गिरावट है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर, कितना किलोमीटर की दूरी पर, 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर ही आती है। यानी कहने का मतलब है 6 किलोमीटर की दूरी पर कितना ढाल में गिरावट आता है, 1 मीटर ही ढाल में गिरावट आती है, ये कह रहा है। ठीक है, एक इंपोर्टेंट ये बात हो गया। दूसरी बात क्या हुआ कि इसके ढाल में मुश्किल से कितना गिरावट होता है, इसके ढाल में जो है ढाल में मुश्किल से कितना गिरावट होता है, 300 मीटर ही गिरावट होता है। आपको याद रखना है 300 मीटर ही गिरावट होता है। ठीक है, तीसरी इंपोर्टेंट क्या हुआ, अंबाला से सुंदर मैदान की लंबाई कितनी है, अंबाला से सुंदर मैदान की लंबाई कितनी है, सुंदर के मैदान की लंबाई कितनी है, दोनों का कितना है, 1800 किलोमीटर। कितना है, 1800 किलोमीटर। ठीक है, और केवल इसीलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग होते हैं। विसर्ग का मतलब क्या होता है, जब नदी इस भाग से ऐसे गुजर रहा है और जब नदी अपना ये भाग छोड़ दे, ठीक है, और ये भाग जब अलग हो जाता है तो ये जो है गौमुख आप बताए थे, मतलब गोकुल झील, और ये जो आप देख रहे हैं विसर्ग, बड़े बड़ा आकृति जो बढ़ता है इसी को विसर्ग बोलते हैं। यहाँ से समझ में आ गया होगा, यहाँ से समझ में आ गए होंगे, चीज को समझ रहे हैं कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। ब्रह्मपुत्र नदी आप देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भी काफी फेमस है। हाँ अच्छा है, गंगा में एक चीज छूट गया है, इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन गंगा में एक चीज छूट गया है, आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिए। गंगा की लंबाई, गंगा की लंबाई अब इसमें आप देखिएगा, आप जानते हैं 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है, ये आपको इंपोर्टेंट है। अब देखिएगा उत्तराखंड में कितना है, 110 किलोमीटर। ठीक, दूसरा बात आता है यूपी। चलिए यूपी लिखने में कोई दिक्कत नहीं, यूपी आप बुझ जाइएगा, 1450 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद यूपी के बाद चलाइए बिहार, 445 किलोमीटर। क्लियर है, क्या दिख रहा है सब 445 किलोमीटर। उसके बाद है झारखंड, मात्र 83 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, ये आप देख रहे हैं 520 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और आपको बिहार की बात करें, तो बिहार में भी आप याद रखिएगा, बिहार में 445 किलोमीटर गंगा की जो लंबाई है, उसमें
आप पटना का नाम याद रखिएगा और भागलपुर का नाम आप याद रखिएगा। पटना में 99 किलोमीटर गंगा की लंबाई है और भागलपुर में 97 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। ये आप याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है? यहां तक समझ गए होंगे। ये किताब में नहीं थी लेकिन ये बेसिक चीज है, इसको जानना चाहिए। और बेसिक चीज जब तक जानिएगा नहीं तब तक जो है आपको दिक्कत होते रहेगा। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा पढ़ लिए और सिंधु पढ़ लिए। अब तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र। अच्छा, एक चीज और है कि अगर कोई पूछ दे इस चीज में याद रखिएगा, गंगा जो है, गंगा 12 जिला से गुजरता है बिहार के। ठीक, यूपी के 28 जिला से गुजरता है। यूपी के 28 जिला से गंगा नदी गुजरता है। ठीक है, यूपी के 28 से बिहार के 12 जिला कर दीजिए। ठीक, बाकी कुछ नहीं छूटा है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल जो छूटेगा जैसे जैसे याद पड़ेगा वो बताया जाएगा। आप इसके लिए बेहिचक रहे और सिर्फ इतना सोचिए कि जो है जब ऊपर न चला गया, कि आप खाली अच्छा से इसको देखें। ठीक है, कुछ छोड़ दिए हैं क्या हम? हाँ, कुछ छोड़ दिए हैं। ठीक, ये तो पढ़ा दिए हैं, ये पढ़ा दिए हैं। थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इधर छूट गया था, इधर जो है गंगा नदी के बारे में थोड़ा छूट गया था, तो इसको देख लीजिएगा। ये छूट गया था कि नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, एक जो है नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 2014 में हुआ था। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना 2014 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा, इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। ठीक है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की नुकसान होता है। लेकिन वे नदियां जो मिट्टी के उपजाऊ प्रदान करती है। आप खादर बांगर को पढ़े थे, खादर उपजाऊ होती है और बांगर प्रादुपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदी। ठीक है, मुख्य सहायक नदी चंबल सिंधु नदी का चंबल अथवा निकलती है। इसकी लंबाई कम, इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। इसी नदियों की अंतर जो चीज बताया गया वही है, जो मैप में बताया गया ना वही पर। बाएं और दाहिने किनारे से सहायक नदियों का जल पूर्ण होकर गंगा में पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल में फरका तक बहती है। पश्चिम बंगाल में कौन सा जगह? फरका तक बहती है। ये गंगा के डेल्टा का सबका उत्तरी बिंदु है। नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी जो हुगली आपको बताया गया तो वही बात है। उसकी वितारिका दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। वही बात है जो बताया गया था वही है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, ये पैराग्राफ छूट गया था, देख लेते हैं। तिब्बत में एक इस नदियों में जल शिल्प की मात्रा बहुत कम होती है। ये नदियां जल और शिल्प की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर, देखिएगा असम में, ये लाइन, असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित, क्या है? गुम्फित नदी के रूप में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी अब असम में गुम्फित होकर बहती है। यह तथा बहुत सी नदी निर्माण करते हुए क्या आप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए गए विश्व की सबसे नदी द्वीप का नाम बता सकते हैं? माजुली द्वीप अभी आपको बताया गया था, लगभग बताया गया था, लेकिन ये पैराग्राफ छूट गया था। उन चीजों को हम बता दिए थे। ठीक है, लेकिन चलिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम याद। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की नदी विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में शिल्प निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। वही बात है, इसके कारण नदी की सतह पर बढ़ जाती है। अब देखिएगा, ठीक, अब प्रादुपीय नदी देखिएगा, हिमालय नदी की बात खत्म है। अब हम लोग प्रादुपीय नदी के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रादुपीय भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण करती है। क्या करती है? जल विभाजक का काम करती है प्रादुपीय नदी। एक पर थे अब अम्बाला, ठीक है, और एक उच्च भूमि।
निर्माण करती है। पश्चिमी घाट द्वारा होता है जो पश्चिम के तट के निकट उत्तर दिशा की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां महानदी गोदावरी और कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है। यानी महानदी गोदावरी कृष्णा की दिशाएं बहती है तो पूर्व दिशा की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करता है। एक बात याद रखिएगा, जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और डेल्टा का निर्माण करेगा, जो अरब सागर में गिरेगा जोरांतमुखी बोल लीजिए या एस्टोरी का निर्माण करता है। ठीक है, पश्चिम घाट में पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हुई जोरांतमुखी वही, ठीक है, का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदी का महाद्रोणी आकार अपेक्षाकृत छोटी होती है। यानी उत्तर की जो नदियां हैं उसकी अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई कम होती है। ये आपको शुरू में बताया था। नर्मदा देखिएगा, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर जो अभी बताया गया था। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, हम बताया वही है लेकिन थोड़ा सा जो है इसको देखना भूल गए थे। पहाड़ी के निकट यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी, कौन घाटी? भ्रंश घाटी आपको बताया गया था कि नर्मदा जो है के ऊपर विंध्य श्रेणी है और नीचे नर्मदा तब क्या है? सतपुरा की नदी है। दोनों भ्रंश घाटी से बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत दर्शनीय स्थल का निर्माण करती है। पर्यटन स्थल जो कहा जाता है। जबलपुर याद रखिएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर के निकट संगमरमर क्या है? संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गाज में बहती है। जब यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है तो वहां धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? कपिल। एक धुआंधार जलप्रपात याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात, एक कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात दोनों जो है नर्मदा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जबलपुर आप याद रखना है, जबलपुर के निकट जो है, ठीक है, निकट संगमरमर में नदी गहरे घाट की निर्माण करती है। लगा था कि काफी चीज छूट गया, काफी चीज छूट गया, चीज को छोड़ना नहीं था। नर्मदा के सभी सहायक नदी बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। समकोण यानी 90 डिग्री पर जो है समकोण की मुख्य धारा पर मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में बहती है। नर्मदा द्रोणी कहाँ बहता है? मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में बहता है। नर्मदा कहाँ बहता है? तो मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में बहता है। क्लियर है? चलिए देखिएगा, नर्मदा नदी संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा नमामि देवे नर्मदे, ये कब? 2016 में। कब? 2016 में नमामि देवे नर्मदे की योजना चलाया गया था। इसके बारे में आप जान सकते हैं, जो नर्मदा की स्वच्छता के लिए किया गया था। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, कौन जिला है? बैतूल जिला में सतपुरा की श्रेणी या श्रृंखला। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? सतपुरा श्रेणी से होता है, सतपुरा श्रृंखला से होता है। यह नर्मदा के समांतर बहती है। समांतर आप समझ गए हैं, ये जैसे देखे थे अमरकंटक से क्या निकलता है? नर्मदा नदी, और यहाँ पर एक सतपुरा है, यहाँ से निकलता है ताप्ती नदी। दोनों एक दूसरे क्या है? समांतर बहती है। देख लेते हैं, चैप्टर हो जाएगा समाप्त, अच्छी है। ठीक है, सतपुरा बहती है। ठीक है, इसमें क्या है देखिएगा, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। क्या है? लंबाई बहुत कम है, बिल्कुल कम है, क्योंकि ये उत्तर भारत की नदी के अपेक्षा दक्षिण भारत की नदी की लंबाई कम होती है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रश्न का कैसे पूछा जाता है, तो आपको ये पूछेगा कि सतपुरा नदी जो है कि द्रोणी किन किन राज्यों में फैली हुई है? तो एक में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये राज्य, ये जो है आपके आगामी जो बीपीएससी एग्जाम होगा उसमें ये प्रश्न बनने के संभावना अधिक है। ठीक है, ये आगामी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देख रहे थे ये प्रायद्वीपीय नदी, और इसमें जो है एक ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कहीं कहीं 918 या कहीं कहीं 916 किलोमीटर बहती है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितना 918 916 होती है, ठीक है। ये कम से कम 30 जिला में भर्ती है। क्या जिला में? 30 जिला में आपको याद रखना है। क्लियर है? कभी कभी याद पड़ता है तो बैक करके आपको बता देते हैं उन चीजों को, क्योंकि आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ताप्ती द्रोणी की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ताप्ती द्रोणी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ताप्ती द्रोणी। अच्छा, नमामि देवी नर्मदे आपको बता ही दिए हैं। ताप्ती इधर है प्रादुपीय भारत, आप देख लिए हैं। प्रादुपीय भारत आप देख लिए हैं। और एक नर्मदा है। नर्मदा, नर्मदा आपको बताया गया था कि नर्मदा जो है, ठीक है, नर्मदा द्रोणी जो है गुजरात, ये सब आपको पढ़ के आपको बताया गया था कौन कौन है। थोड़ा एक रिकॉल कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा नर्मदा के बारे में, ठीक है। थोड़ा रेस्ट हो जाए, थोड़ा खांसी आने लगा इसलिए हम छोड़ दिए, ठीक है। खांसी आने लगा इसलिए हम छोड़ दिए, ठीक। हाँ, तो ये देखिएगा, ये कितना है? 1312 किलोमीटर बहती है, ठीक है। ये आपको एक ये देख लेना है। और एक जो है आपको जो है ताप्ती नदी, ये 720 किलोमीटर बहती है। ये आपको याद रखना है, 720 किलोमीटर। अब हम लोग नर्मदा देख रहे थे, ताप्ती नदी देखते हैं। हाँ, देखिएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में, ये तो आपको हो ही गया है। हाँ, द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्य में होता है। वंस मोर रिपीट है थोड़ा सा, देखिएगा। अरब सागर, हाँ अब देखिएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ देखिएगा पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी यानी अरब सागर में गिरता है कौन कौन नदी? साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। ये नदी जो देख रहे हैं, ये कहाँ गिरता है? तो अरब सागर में गिरता है। कहाँ गिरता है? अरब सागर में गिरता है। आपको याद रखना है कौन कौन नदी? साबरमती, देखिए आपको याद रखना है समानता, कौन वर्ड? समानता। सौ से आप याद रखिएगा साबरमती। क्या है? साबरमती। सौ से साबरमती। म से माही नदी, माही नदी, ठीक। उसके बाद नौ से नर्मदा नदी, ठीक है। उसके बाद ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। सब कहाँ गिरता है? अरब सागर में गिरता है। ऐड क्या कर लेना है? एक केरल का जो है भरतपुजा नदी, कौन? भरतपुजा, भरतपुजा, भरतपुजा नदी। और पेरियार नदी, और एक पेरियार नदी, पेरियार नदी जो केरल में। ये आपको याद रखना है। सब कहाँ गिरता है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। कहाँ गिरने वाली है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, देखिए, ठीक। अब देखिए गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी क्या है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी क्या है? दक्षिण की गंगा। कितना लंबाई है? 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है दक्षिण की गंगा पूछेगा तो गोदावरी, और भारत की दक्षिण गंगा पूछेगा तो कावेरी। चलिए ठीक है, देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिला, महाराष्ट्र के नासिक जिला, कहाँ पर? नासिक जिला, जहाँ प्याज और संतरा केरल फेमस है। पश्चिमी ढाल से निकलता है। लंबाई 1500 किलोमीटर दिया हुआ है। इसका अधिकतर लंबाई आपको 1465 किलोमीटर देखने को मिलेगा, आपको याद रखना है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदी इसकी सहायक, इसका अपमात्र तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अपमात्र तो गोदावरी नदी का है। याद रखिएगा पश्चिमी घाट से ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग पश्चिमी घाट है। इससे जो भी नदी निकलती है वो बंगाल के खाड़ी में ही गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में ही गिरती है। ये आपको याद रखना है, ठीक। अधिकांश नदियां कनेक्ट है। चलिए अब देखिएगा
देखिएगा, प्रादुपे नदी का इसका वहां सबसे बड़ा है। इस नदी दोनों में कहा मिलता है महाराष्ट्र में कितना 50%, महाराष्ट्र में 50%, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। यानी आपको कहा जाए कि गोदावरी नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो गोदावरी नदी का क्रम पूछेगा, किसका, गोदावरी पूछेगा, तो आप गोदावरी के बारे में आप कहिएगा, गोदावरी के बारे में आप कहिएगा, तो आप जो है 1 नंबर में आप पहले याद रखिएगा महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। दूसरा क्या है, एमपी। क्या है, एमपी। तीसरा का याद रखिएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आप गोदावरी नदी के बारे में आप याद रखिए। किसके बारे में, तो गोदावरी के बारे में आप याद रखिएगा। प्रादुपीय भारत की जो नदियां हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया। इसमें एक चीज इसमें दे दिया हुआ है, ये क्या है 50%, सबसे ज्यादा 50% है, आपको याद रखना है। ठीक, तो कहेगा गोदावरी नदी किन किन राज्य से होकर बहती है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 4 राज्य याद रखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये बहती है। ठीक, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अब गोदावरी की सहायक नदी है। क्या है, सहायक नदी में आता है गोदावरी की सहायक नदी कौन है, गोदावरी की क्या है, गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन है, आपको जो याद रखना है, पहला आपको लिखना है पूर्णा, वर्धा और प्राणहिता। देखिए कितना बिगड़ नाम है, पूर्णा, ठीक है, पूर्णा, उसके बाद है वर्धा, प्राणहिता, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं मंजारा, उसके बाद आप आइएगा, मंजारा के बाद आप आइएगा वेदगंगा और पेनगंगा, पेनगंगा और अंतिम तीनों नदियों में बहुत बड़ी है। देखिएगा ये हो गया, ये क्या हो गया सहायक नदी, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल कितना सहायक नदी है, 6 सहायक नदी है। एनसीईआरटी के अनुसार आपको याद रखना है गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, याद रखिएगा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजारा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजारा, वेदगंगा, पेनगंगा, आपको याद रखना है। क्लियर, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिएगा, कहता है इनमें से अंतिम 3 सहायक नदी, कितना है, अंतिम 3 सहायक नदी, यानी मंजारा अंतिम 3 सहायक नदी, इसको नोट डाउन कीजिएगा, अंतिम 3 सहायक नदी, अंतिम 3 सहायक नदी आपको देखे, मंजारा, पेनगंगा, और वेदगंगा क्या कहता है, नदी बहुत बड़ी है, यानी 3 नदी क्या है, बहुत बड़ी है। सहायक नदी अंतिम 3 नदी क्या है, बड़ी है, अंतिम 3 नदी क्या है, बड़ी है। ठीक है, आपको बड़ी है, बड़े आकार विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पेनगंगा, वेदगंगा, मंजारा, ये आपको याद रखिएगा, अंतिम 3 सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद वर्धा जो है, प्राणहिता, ये आप देखे थे, वो जो है वर्धा और पूर्णा, वर्धा और प्राणहिता, ऊपर की 3 सहायक नदी जो लगभग कम से कम छोटी है, लेकिन अंतिम 3 नदी काफी बड़ी है, इसके बारे में जो बात कर रहा है। और इन्हीं तीनों को जो है बड़े आकार के कारण इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी देखिएगा, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से होती है। ठीक है, महानदी का अब क्या कहता है, तथा उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, अब महानदी 2 राज्य आपको याद रखना है, एक तो छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़,
और एक प्लस उड़ीसा। क्या यहाँ क्लियर है? दो राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा महानदी के बारे में, ठीक है। इसका लंबाई हो देखिएगा, कहीं कहीं आपको 851 दिखेगा, कहीं कहीं 960 दिखेगा। तो आपका जो यहाँ दिख रहे हैं 860 दिख रहे हैं 9th क्लास में दिख रहा है, और स्टैंडर्ड 11th क्लास में जाइएगा तो 960 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 60 देखने को मिलेगा आपको। वहाँ पर बहुत सारा चीज मिलेगा, जल ग्रहण क्षेत्र कौन राज्य में कितना % बहता है, वो जब 11th का चैप्टर चलेगा तो उसमें विस्तार पूर्वक हम लोग चलेंगे, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं हम लोग इसका देखिएगा, इसकी अपवाह द्रोणी। अब महानदी का छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तो इसमें क्या है, अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ 4 राज्यों का जिक्र किया गया है। कितने राज्यों का? 4 राज्यों का। तो महानदी का जो है, महानदी का क्षेत्र देखिएगा कहाँ कहाँ बहता है। बहाव क्षेत्र लिख दीजिए, बहाव क्षेत्र एक में आप लिख दीजिएगा उड़ीसा, सबसे इंपोर्टेंट है, शुरुआत यहीं से होता है उड़ीसा। उसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद देखिएगा यहाँ पर आता है महाराष्ट्र, क्या आता है, महाराष्ट्र। उसके बाद आता है झारखंड, उसके बाद आता है झारखंड। ये आपको 4 नाम याद रखना है, ठीक है। और इसका पूरा बहाव क्षेत्र कितना है, 1.42 लाख इसका बहाव क्षेत्र है। 1.42 लाख क्या है, इसका बहाव क्षेत्र है, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए होंगे। महानदी की जो एनसीईआरटी की लंबाई है 860 किलोमीटर। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब वहां जाइएगा तो कुछ चेंज देखने को मिलेगा। दोनों डाटा में कुछ ना कुछ आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कृष्णा धोनी की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितना है, 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आपको याद रखना है। अब देखिएगा इसमें देखिएगा 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1400 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी 1400 किलोमीटर बोल दीजिए या 1401 किलोमीटर बोल दीजिए। नया एनसीईआरटी वर्ड एनसीईआरटी में थोड़ा सा जो है चेंजिंग हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखना है। देखिएगा, कहता है बंगाली खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है, तो महालेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र की जगह है महालेश्वर, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से जगह है महालेश्वर, वहां से निकलकर ये 1400 किलोमीटर से बहकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना और घाट प्रवाह मूसी भीमा इसकी मुख्य सहायक नदी है। तो कृष्णा की मुख्य सहायक नदी के बारे में कहेंगे। कृष्णा की मुख्य सहायक नदी, देखिए जो चीज हम लिख देते हैं उसको आपको याद रखना है। कृष्णा की सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी, कौन नदी, सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी। 1 मिनट आप लोग लाइन पर रहिएगा। हेलो, हाँ, घर से भी कॉल आ गया था तो थोड़ा सा उसमें चले गए थे। हाँ, कृष्णा की सहायक नदी, तो कृष्णा की लंबाई पूछेगा तो कितना है, 1400, या किसी बुक में आपको 1401 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो इसकी सहायक नदी क्या है, इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, याद रखिएगा, तुंगभद्रा, ठीक है, मूसी, तुंगभद्रा, मूसी। उसके बाद है कोयना, घाट प्रवाह और भीमा इसकी सहायक नदी है। क्या है, इसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, घाट प्रवाह और भीमा इसकी सहायक नदी है। और ये कहाँ कहाँ बहता है, तो कहाँ कहाँ बहता है आपको याद रखना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र है। कहाँ कहाँ बहता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक, आपका अपवाह क्षेत्र है। कावेरी नदी जो आपको देखने को मिला था, जो है कावेरी नदी को भारत के दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है।
जब भारत की दक्षिण का गंगा पूछेगा तो कावेरी नदी काफी फेमस है। कावेरी नदी के बारे में आप लोग जानते हैं। कावेरी, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो कितना है, 800 किलोमीटर है। शायद इसमें 760 दिया हुआ है या 760 किलोमीटर, आपको याद रखना है। 800 या 750 किलोमीटर दिया हुआ है, आपको इसमें याद रखना है। 700 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जो है ये इसका बहुत डाटा में थोड़ा समस्या हो रही है, मानते हैं, लेकिन जो 9th क्लास के स्टूडेंट है, 9th क्लास देखें, जो स्टैंडर्ड क्लास है 11th में सेम टू सेम चैप्टर मिलेगा, तो वहां पर जो तो डाटा थोड़ा देखने को चेंज दिखेगा, तो इसे घबराना नहीं है। ये अब जो डाटा है उसी डाटा को हम लोग देखते चलेंगे, और वहां कोई एक को दिखेगा या 760 दिखेगा या 800 दिखेगा, ठीक है। कावेरी पश्चिम कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है वहां से निकलती है। तमिलनाडु में कहां है, कुडलूर, तमिलनाडु के जगह कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ है, तमिलनाडु का एक जगह है कुडलूर, तमिलनाडु का कौन सा जगह है, कुडलूर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर दिया हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में अमरावती, भवानी और हेमावती, पहले अमरावती, भवानी और हेमावती और काबिनी इसकी द्रोणी जो बहता कहाँ है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीन राज्य में इसका बहाव क्षेत्र है। एक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, 3 जगह आपको बहता है, इसका बहाव क्षेत्र है, ठीक है। 3 जगह बहता है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ये है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी के बाद इसी का स्थान आता है। भारत का सबसे दूसरा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनते शिव समुद्रम, क्या है, शिव समुद्रम। देखिए ये 1902 में बना था। शिव समुद्रम कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। शिव समुद्रम कहाँ है, कर्नाटक में। इससे भी पहले एक समुद्रम था, इससे पहले कौन था, तो इससे पहले था दार्जिलिंग, ठीक है। क्या था, दार्जिलिंग जो है सबसे पहले था। कितना है, ये बना था 1897 में ये बना था। इससे पहले भी सबसे बड़ा जलप्रपात है, लेकिन ये छोटा है। क्या है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है, इसलिए इसका गिनती नहीं होता है। पहला गिनती शिव समुद्रम का होता है। अगर ऑप्शन में दार्जिलिंग दिख जाए तो याद रखिएगा पहले यही आंसर होगा, नहीं दिखेगा तो शिव समुद्रम होगा, याद रखिएगा 1902 में, ठीक है। और प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर और कोलार जैसे स्वान क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यहाँ से बिजली सप्लाई कहाँ किया जाता है, तो बिजली सप्लाई किया जाता है जो कावेरी नदी जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, इससे हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। शिव समुद्रम से, कहाँ से, शिव समुद्रम से जो विद्युत दिया जाता है, विद्युत सप्लाई किया जाता है, विद्युत दिया जाता है, एकदम साधारण भाषा में दिया जाता है। आपको याद रखना है वो कौन है, एक है मैसूर, क्या है, मैसूर क्षेत्र में दिया जाता है, और एक है बेंगलोर, जो बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर लिख दिए हैं, बेंगलोर, ठीक है, जिसको बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। और एक है कोलार जो है, कोलार कर्नाटक में है। सोना के जो खान है श्रेणी, वहां पर सोना के लिए कोलार किसके लिए फेमस है, तो सोना के लिए फेमस है। वहां पर जो है ये जो है बिजली सप्लाई करता है, मैसूर, बेंगलोर और कोलार में। क्लियर है, यहां तक आप समझे होइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, इससे भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात वही, इसमें बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां जो पूर्व की ओर तरफ बहती है। दामोदर झारखंड में, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप एटलस से इसकी स्थिति देख सकते हैं, ठीक है, एटलस से इसकी स्थिति देख सकते हैं। पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग पर जल है। जरूर 71% भाग में जो आपको ये पृथ्वी देख रहे हैं, इस पर आप देखिएगा तो इस प्रकार क्या है, ये 29% जो है और 71%, तो 29% में क्या है, स्थल है
और 71% पर क्या है, जल है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। कितना भाग पर जल है, तो पृथ्वी का जो है 1/3 भाग पर जल है, 1/3 भाग पर जल है। 97% जल लवणीय है। देखिए अब इसमें क्या है, अब देखिएगा 71% जो जल है, 71% जो जल है, 71% में 97% लवणीय है, लवणीय जो पीने योग्य नहीं है। 3% जो जल है, ठीक है, लगभग मीठा है, लेकिन ये 3% का जो है कहाँ है, हिमाद्री में, हिमालय में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी 2.4% जो जल जो है हमारे उपयोग में करते हैं। कितना, 2.4% जल ही हम लोग उपयोग में करते हैं। और वर्षा का जल कितना, 4% जो होता है, वर्षा का जल हम लोग उपयोग करते हैं, जो ये मीठा जल में गिनती होता है। वर्षा जल क्या होता है, मीठा जल में गिनती होता है। क्लियर, ठीक है, समझ रहे हैं ये। और सबसे ज्यादा लवणीय कौन है, तो मृत सागर है। कौन है, मृत सागर जो है सबसे लवणीय है, सबसे लवणीय है। मृत डेड सी जिसको बोला जाता है, नमक की मात्रा जाते हैं, तो ये जो है मृत सागर जो है सबसे लवणीय है। देखिए एक झील भी है, क्या है, मृत सागर एक झील है, लेकिन इसका क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण इसे सागर बोला जाता है। क्या, क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण इसे सागर बोला जाता है। ठीक, 3% स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध, जिसमें 3/4 भाग हिमानी में। तब वही बता दिए, इसका 3/4 भाग, 3% में 3/4 भाग कहाँ है, हिमानी में, 3/4 भाग हिमानी में है। ठीक, अब देखिएगा झील, कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध झील डल झील, ठीक है, और नावा वाले घरों तथा शिकारा से आप ये परिचित होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार आप अन्य झीलों के स्थानों पे भी गए होंगे। वहाँ नौकायान, देखिए जहाँ झील होता है वहाँ कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होता है नौकायान, और तैराकी का भी कंपटीशन होता है। अन्य जलीय खेलों का आनंद लेने पड़ता है। अभी आप देखिएगा एक ओलंपिक से जम्मू कश्मीर के जो है एक आदमी, जो क्या नाम है उनका, नाम भूल रहे हैं, वो भी भाग लिया है। और संजोग क्या थे कि अभी जो इतना दुखद बात है कि भारत एक भी ओलंपिक जीता नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा आप इस चीज को देखिएगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर का नैनीताल दूसरे पर्यटन स्थलों के झील नहीं होती तो क्या होता, उतना ही आकर्षित करना जितना कि आज करते हैं, नहीं करता। जब पर्यटन स्थल सुंदरता नहीं होता तो वहां कोई जाता ही नहीं। ठीक है, आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। बिल्कुल दूर दूर से विदेशी जो आते हैं, हम जो विदेश से आते हैं हमारे भारत में, नैनीताल आप देखिएगा, उदमंगलम तमिलनाडु में ऊटी है, ये सब मैसूर है, ये सब जो वहाँ पर घूमने के लिए तीर्थ स्थान कहते हैं, पर्यटन स्थल में गिनती होता है। ठीक है, तो पर्यटकों को आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारण भी झील का महत्व है। पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भाग में, जो धंसा हुआ भाग होता है, गर्त वाले भाग में जहाँ जल जमा होता है उसे झील कहते हैं। जहाँ धंसा हुआ भाग होता है, जमा होता है, उसे झील कहते हैं, जो नदी से अलग होकर आता है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र जैसे कैस्पियन, अभी कैस्पियन सागर जो बोले हैं, कैस्पियन सागर और मृत सागर, दो याद रखिए, कैस्पियन सागर और मृत सागर, और अरब सागर, तीन आपको याद रखिएगा, कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरब सागर। ठीक है, भारत में बहुत सी झीलें हैं। ठीक है, यह एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झील अस्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है। कुछ झील ऐसा है जो नदी से अलग है, जब तक उसमें वर्षा नहीं होगा तब तक उस झील में पानी नहीं होगा, वो सूख जाएगा। अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झील है, या कुछ ऐसे झील हैं जिनका निर्माण हिमानी होता है, जो हिमानियों से होता है, बर्फ के चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। मतलब कहता है कुछ झील जो है नदियों से कट के अलग बनता है, जो वर्षा पर निर्भर है, और कुछ झील ऐसे जो पानी हमेशा उसमें गिरते रहता है, मतलब हिमानी से गिरते रहता है बर्फ पिघल के। ठीक है, और बर्फ की चादर क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। जबकि कुछ अन्य झील का निर्माण वायु द्वारा भी हुआ है। कुछ झीलों का निर्माण वायु द्वारा भी हुआ है, यानी झील का निर्माण
एक तो नदियों द्वारा हो गया है, हिमालयों द्वारा हो गया है, बर्फ के चादरों द्वारा हो गया है, और वायु द्वारा भी हिम का तो निर्माण होता है। तो ये देख रहे हैं, ये हमको लगता है कि फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम बीपीएससी टीआर 3 में प्रश्न यहीं से बनेंगे कि हिमालयों के निर्माण में किनका किनका योगदान है। तो वायु का है, हिमालय का है, बर्फ का चादर का है, और नदी का भी झीलों के निर्माण में योगदान है। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पर एक विसर्ग नदी, विसर्ग जो सांप के आकार के होता है वाले क्षेत्र में काटकर गोकुल झील का निर्माण करती है। किसका? गोकुल झील का निर्माण करती है। सिफ्ट और बाहर, सिफ्ट तथा बार रोधिका, सिफ्ट और बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून नमकीन का निर्माण करती है। जैसे चिल्का झील, भारत का सबसे खारे पानी का झील कौन है? भारत का सबसे खारे पानी का झील, खारे पानी का झील कौन है? खारे पानी का झील, खारे पानी का झील, ठीक है, कौन है? तो चिल्का झील है। खारे पानी का झील कौन है? चिल्का झील है, आपको याद रखना है। और दूसरा कौन है? सांभर झील, राजस्थान में है। तो खारे पानी के सबसे बड़ा झील में आपको याद रखना है, खारा पानी के झील में, खारा पानी के झील में आपको याद रखना है, एक है चिल्का और एक है सांभर। आपको दो का नाम आपको याद रखना है। चिल्का है उड़ीसा में, चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। और सांभर कहाँ है? तो राजस्थान। सांभर कहाँ है? तो राजस्थान, आपको याद रखना है। ठीक। और विश्व में आपको रखना, डेड सी सबसे ज्यादा लंबी झील हो चुका है। समझ रहे होंगे यहाँ पर। ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि सिफ्ट और बार रोधिका जो होता है वो तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करता है। तो लैगून का निर्माण जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। लैगून के निर्माण का है, लैगून के निर्माण में कौन कौन सहायक है? लैगून के निर्माण में कौन कौन सहायक है? तो एक आप याद रखिएगा, सिफ्ट। क्या है? सिफ्ट और सिफ्ट, या इसको बोलते हैं बार, जिसको बार को हम लोग क्या रोधिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोधिका। ये लैगून के निर्माण में सहायक है, लैगून के निर्माण में सहायक। क्लियर है? सिफ्ट और बार रोधिका ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है। जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कोल्लूरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील, कोल्लूरू झील आंध्र प्रदेश। अंतर्देशीय भाग, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कहता है? अंतर्देशीय भाग। अब देखिए अंतर्देशीय भाग, अंतर्देशीय भाग वाली झीलों में कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान का सांभर झील एक लवणीय झील है। अच्छा, एक चीज इसमें देखिएगा, राजस्थान का सांभर झील, सांभर झील लवणीय तो है, एक बात तो आ गया, एक लवणीय तो है और एक क्या है? ठीक है, एक क्या है आप उसको देखिएगा, एक क्या है? लवणीय झील और अंतर्देशीय भाग है। कैसा झील है? तो अंतर्देशीय भाग, अंतर्देशीय सांभर झील है और लवणीय झील है, ये आपको याद रखना है। लोकटक झील मणिपुर में है, आपको याद रखिए। लोकटक झील मणिपुर में आगे आपको देखने को मिलेगा। शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं है? अच्छा, यहाँ पर आएगा कहीं, यहाँ पर आएगा। ठीक है, सांभर झील जो लवणीय झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण में किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। मीठे पानी की अधिकांश झील कहाँ है? तो हिमालय क्षेत्र में। जो मीठा पानी का जो झील होगा अधिकांश हिमालय क्षेत्र में, यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बना हुआ है। जो मीठा पानी का जो झील है किससे बना हुआ है? हिमानी से बना हुआ है। दूसरे शब्दों में यह तब बना जब हिमानी ने कई नदी द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में सैलाब अथवा मिट्टी के हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के वुलूर झील, जम्मू कश्मीर में कौन है? वुलूर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, भूगर्भीय क्रिया से बना है। अब इम्पोर्टेंट क्या होगा? वुलूर झील का निर्माण कैसे हुआ है? भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है। वुलूर झील का निर्माण, अब यहाँ से कोई पूछ दे वुलूर झील का निर्माण कौन? वुलूर झील का निर्माण, वुलूर झील का जो निर्माण हुआ है, वुलूर झील का निर्माण हुआ है क्या है? भूगर्भीय, ठीक है, क्या भूगर्भीय मतलब वुलूर झील का निर्माण जो है, हाँ देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, भूगर्भीय।
भूगर्भीय, भूगर्भीय मतलब भूगर्भीय, लिखने में मिस्टेक है। झील का निर्माण हुआ है जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू, ठीक है, कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। आपको याद रखना है उलर झील मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, आपको याद रखना है, मीठे पानी की झील है उलर झील, ठीक है। ये बहुत फेमस है, काफी से रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी झील है, देखिएगा यहाँ देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है उलर झील। कैसा है तो एक प्राकृतिक झील है। डल झील श्रीनगर में है। भीमताल, नैनीताल और लोकतक, देखिए जितना में ताल लगा हुआ है, जितना में ताल लगा हुआ है सब उत्तराखंड में है। क्या है? उत्तराखंड। जितना भी ताल लगा हुआ है सब कहाँ है तो उत्तराखंड में है। भीमताल, नैनीताल, ठीक है, सब उत्तराखंड में है। अब लोकतक झील और बड़ा पानी क्या है? लोकतक झील मणिपुर में है। क्या है? लोकतक झील मणिपुर में है। सब मीठे पानी की झील है। बड़ा पानी, लोकतक झील, ये सब क्या है? कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की भी झील है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदी पर बांध बनाने से झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर झील जो कहाँ है? भागरनाला परियोजना, ये सब पंजाब में है, सब सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। आपको याद रखना है किस नदी पर है तो सतलज नदी पर ये सब बना हुआ है, ठीक है। आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है, बिल्कुल लाभदायक होता है। पर्यटन स्थल के रूप में आते हैं, वहां से कुछ पैसे भी आते हैं और प्रकृति के लिए अच्छा है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है, अधिक समय में बाढ़ को रोकती है तथा सूखे मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक करती है। झील का उपयोग जल विद्युत उत्पादन, देखिए जो जल विद्युत जो होते हैं बिजली का उत्पादन एक झील से भी होता है और नदी से भी होता है। बांध बना के आपको याद रखना है, ठीक है। उत्पन्न करने में क्या जाता है? यह आसपास के क्षेत्र में जलवायु को समान बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन बनाती है तथा इसे मनोरंजन प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिएगा नदी से अर्थव्यवस्था का महत्व, नदी से क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदा है, वहां से कैसा हम लोग पैसे कमाते हैं, देखिएगा। संपूर्ण मानव इतिहास में नदी का अत्यधिक महत्व है। नदियों का क्या है? जल प्राकृतिक संसाधन होता है। देखिए एक नदी का जल जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। और सबसे पहला जल की बात कर रहे हैं। जल क्या है? जल नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन मतलब ये होता है जिसका बार बार उपयोग किया जाए और पुनः प्राप्ति इसको हो जाए। अब देखिएगा यहाँ पर इस चीज को देखिएगा, हाँ, अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट पर प्राचीन काल से ही आदिवासी को अपनी ओर आकर्षित किया है। प्राचीन ऋषि मुनि जो थे नदियों में ही मतलब नदी के किनारे बसना पसंद करते थे। गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुका है। अपने राज्यों के उनके शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जहाँ किनारे कौन है? श्रीनगर, ठीक है, कौन है? गंगा यमुना की नदी कौन कौन जगह बैठा हुआ है उसकी सूची बनाने के लिए करा है। किंतु भारत देश के लिए जहाँ अधिक जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, ठीक है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत का निर्माण नदियों से बहुत अधिक होता है। देखिएगा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRC, ठीक है, NR, ठीक है, C और P, ये कोई NRCP राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ठीक है। देश में नदी की सफाई का कार्यक्रम 1985 में गंगा एक्शन प्लान। आपसे ये पूछा जाता है कि गंगा एक्शन प्लान जो है, गंगा एक्शन प्लान जो है कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान आपको याद रखिएगा, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान। तो इस शुरुआत जो हुआ 1985 से और देखिएगा एक्शन प्लान GNP गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। अब NRCP जो होता है NRCP
NRCP ये लगभग 1995 में, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, ठीक है, के तहत NRCP के तहत नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्यक्रम योजना विस्तार किया गया, यानी GNP और NRCP को जोड़ने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। एक 1985 में गंगा एक्शन प्लान और 1995 में, ठीक है, NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्यक्रम योजना विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का एक प्रमुख स्रोत है। NRCP के उद्देश्य नदियों के जल को प्रदूषण को कम करने के लिए जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर दो चीज आपको याद रखना है। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात कर ले तो एक तो आपको जो है गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, इसका शुरुआत 1985 में हुआ था और कार्यक्रम को 2000 में लगभग बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब गंगा एक्शन प्लान जिसको है कहा जाता है क्या, जिसको बोला जाता है GAP, गंगा एक्शन प्लान। और एक हो गया NRCP जो इसका शुरुआत जो 1995 में हुआ। दोनों का काम क्या है, गंगा के सफाई के लिए दोनों को काम दोनों योजना को मिलाया गया था। गंगा की सफाई के लिए क्या कहते हैं, नदियों की सफाई के लिए किया गया था। देखिएगा, नदी का जल घरेलू औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योग के प्रदूषण और अपकृषि कचरे नदी में मिलते रहे हैं। तो बहुत सारे उद्योग जो ऐसे हैं जो नदी के जल को प्रदूषित कर रहा है। जैसे यमुना नदी के बारे में आप सुने हैं, देखे हैं कि काफी जल प्रदूषित हो गया, जिससे जो है वातावरण जो प्राकृतिक पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा, केवल जल की गुणवत्ता ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में, गंगा का जल 20 किलोमीटर क्षेत्र में बड़े शहरों की गंदगी को तन्नु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण सही रहने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। कि जो इसका 20 किलोमीटर में जो गंगा नदी का जो बहाव है वो शहर के किनारे है और लगभग ये उसके प्रदूषण को नियंत्रित कर पाता है। लेकिन क्या है कि जो औद्योगिकरण का लगातार जो विस्तार होते जा रहा है, औद्योगिकरण का क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, तो एक ये अपना क्षेत्र को जो है सीमित क्षेत्र है, ये जो है प्रदूषण को समाहित नहीं कर रहा है और प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और जल की जो शुद्धता है उसको समाप्त कर रहा है। ठीक है, ये चीज देखिएगा, बढ़ते जा रहा है, लेकिन नदियों में प्रदूषण को कारण इसका स्वच्छता बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। कौन कौन कार्यक्रम शुरू किए गए, योजना लगी है? क्या आपने सभी कार्यक्रम योजना को सुना है? ठीक है, नदी को प्रदूषित जल को हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभावित करता है? तो आपको याद है, स्वास्थ्य जल का मानव जीवन पर बहुत प्रकार प्रभाव पड़ता है। अब बहुत सारा बीमारी जो होता है जल प्रदूषण के कारण होता है। इस विषय पर विचार के लिए अपनी कक्षा में एक प्रतियोगिता करें, हम लोग GD करने के लिए बोला है। अब आपका यहाँ से प्रश्न है, देख रहे हैं, अब यहाँ पर प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें बहुत कम ही प्रश्न है, ठीक है, बहुत कम ही प्रश्न है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन? लवणीय झील है। तो लवणीय झील कौन है? तो सांभर झील, राजस्थान में लवणीय झील है। सांभर क्या है? लवणीय झील है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। उसके बाद है पृथ्वी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, 1401 या 1465 या 1500, कभी 1465, कभी अभी वर्तमान में कब 1500 किलोमीटर बता रहा है। और इसका जो है 1400 किलोमीटर इसका लंबाई है। ठीक है, 1312 क्या है? नर्मदा की लंबाई है और महानदी की लंबाई 800 ये बता रहा है, या 760। ठीक, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इनमें कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा और ताप्ती, दो नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। जिससे भ्रंश घाटी से दो नदी आप याद रखें, एक नर्मदा है और दूसरा तापी नदी या ताप्ती नदी, दो जो है भ्रंश घाटी से होकर
हो जाता है। तो ये कुछ एमसीक्यू थे जो इसमें करा दिए गए। और एक मतलब कि आपका इसका नेक्स्ट वीडियो जाएगा, महत्वपूर्ण तत्व को लेकर आया जाएगा, उसके बाद तब एमसीक्यू का क्लास होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका जो अपवाह तंत्र का चैप्टर था, तीसरा चैप्टर 9 का आज समाप्त होता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नए सेशन के साथ मिलते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए और एनसीईआरटी का एंजॉय कीजिए। एक एक लाइन को आपको जो है, एक एक लाइन एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम के प्रश्न छूटे नहीं। और एक एक लाइन हमारे साथ एनसीईआरटी के साथ जुड़े रहिए। आपको फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा थोड़ा मोटिवेशनल बढ़ता है, थोड़ा हम अभी प्रेरित होते हैं ताकि कार्य में हमारी मन भी लगा है। थैंक यू, धन्यवाद।